Hello guys, welcome to the Judicial Wings, the knowledge of judiciary, executive and legislation. I am Pallavi with you again with the lecture series of Indian Penal Code 1816. हमने हमारे लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था सेक्शन 22 तक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आगे के सेक्शंस यानी कि सेक्शन 23, 24, 25 एंड 26। सेक्शन 23 डील करता है रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस से। देखिए, हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं मोटे मोटे तौर पे कि रॉन्गफुल गेन क्या होता है और रॉन्गफुल लॉस क्या होता है। एक सिंपल लैंग्वेज में हम जान लेते हैं। अगर ये पेन है, अगर मैंने पेन यहाँ पे रख दिया और कोई मेरी परमिशन के बगैर विदाउट माय कंसेंट अगर ये पेन यहाँ से लेके जाता है तो उसे कहते हैं रॉन्गफुल गेन। तो ये पेन उस पर्सन का नहीं है जो कि उसे लेके गया। जिसने ये पेन गेन किया है वो उस पर्सन का नहीं है, यानी कि वो खुद ही एंटाइटल नहीं है। और दूसरी बात, उन्होंने रॉन्गफुली ले लिया है, रॉन्गफुली हासिल किया है, क्योंकि जिसकी प्रॉपर्टी है उसे उन्होंने पूछा तक नहीं और वो लेके गए। इसे कहते हैं रॉन्गफुल गेन। किसी और की प्रॉपर्टी गलत तरीके से उठा के ले जाना, इसे कहते हैं रॉन्गफुल गेन। मैं और एक एग्जांपल आपको देती हूँ। मेरे घर पे आम का पेड़ लगा है, मुझसे बगैर पूछे विदाउट माय परमिशन कोई भी आके आम उसके तोड़ के नहीं ले जा सकता। मतलब जिन्होंने भी कुछ गेन किया है, कुछ हासिल किया है किसी और की प्रॉपर्टी से, किसी और की चीजों से, और किसी और की चीजें भी हो, कोई भी अगर गेन करता है ऐसे रॉन्गफुली तो उसे रॉन्गफुल गेन कहा जाता है। वही रॉन्गफुल लॉस किसे कहा जाता है? भाई ऑब्वियसली है कि कोई रॉन्गफुल गेन से किसी की वस्तु यानी कि किसी की चीज प्राप्त कर रहा है तो डेफिनेटली उस दूसरे पर्सन को जो कि लीगली एंटाइटल है, जिसकी वो चीज है, उसे लॉस हो रहा है। तो उसे जो लॉस हो रहा है उसे कहते हैं रॉन्गफुल लॉस। अब हम पढ़ते हैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज। सेक्शन 23 डील्स विद द रॉन्गफुल गेन। Wrongful gain is a gain by unlawful means of property to which a person gaining is not legally entitled। इसका मतलब क्या है? रॉन्गफुल गेन एक ऐसा गेन है जो अनलॉफुल मीन्स से किया जाता है। मतलब गलत इरादे से, गलत तरीके से आप किसी की भी वस्तु ले रहे हो, किसी की भी चीज आप गलत तरीके से ले रहे हो, उनकी परमिशन नहीं लिए आप उनके चीजों का हाथ लगा रहे हो, आप गेन कर रहे हो किसी और की प्रॉपर्टी से, तो इसे अनलॉफुल कहा जाता है। यहाँ पे अनलॉफुल शब्द क्यों डाला गया है? क्योंकि लॉफुली अगर कोई लेता है तो किसी की परमिशन लेके लेता है या फिर वो एंटाइटल होता है वो चीजें लेने के लिए, लेकिन अनलॉफुल मीन्स वो लॉफुली वो काम नहीं करता। उसके बाद ये सेक्शन बोलता है द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल। जो कोई भी ये पेन मेरा ले रहा है, जो कोई भी चीजें अनलॉफुली रॉन्गफुली किसी और की ले रहा है, वो खुद एंटाइटल नहीं है, तभी ये सेक्शन उस पर अप्लाई होगा। क्यों? जिस किसी की चीज हासिल कर रहा है, गेन कर रहा है, वो उसकी है ही नहीं, किसी और की है, फिर भी वो उस चीज को गेन कर रहा है, तो वो एंटाइटल नहीं है लीगली उस चीज को लेने के लिए, उस चीज का यूज करने के लिए। तो इसीलिए जो गेन करता है वो लीगली एंटाइटल नहीं होता है। यही इस सेक्शन में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम चलते हैं रॉन्गफुल लॉस पे। रॉन्गफुल लॉस इज द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स। यही बताया गया है कि कोई भी किसी को अगर लॉस करता है, अगर किसी प्रॉपर्टी से कोई गेन करता है रॉन्गफुली, तो सामने वालों को जिसकी प्रॉपर्टी है उसे लॉस हो ही जाता है। लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ ए प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लॉसिंग इट इज लीगली एंटाइटल। जिस किसी को भी रॉन्गफुल लॉस हुआ है वो उस प्रॉपर्टी के लिए लीगली एंटाइटल था, यानी कि जो गेन कर गया वो लीगली एंटाइटल नहीं था, इसलिए उसे रॉन्गफुल गेनर कहा जाएगा। को भी नुकसान हुआ है तो उस पर्सन को यानी कि रॉन्गफुल लॉसर यानी कि रॉन्गफुल लॉस हुआ है ऐसा कहा जाएगा। अब इस सेक्शन में दो शब्द ऐड किए गए हैं जो कि गेनिंग रॉन्गफुली और लॉसिंग रॉन्गफुली। जो कब रॉन्गफुल गेन किया ये माना जाएगा और कब रॉन्गफुल लॉस किसी और को हुआ ये माना जाएगा। Person is said to gain wrongfully when such a person retain wrongfully as well as when such a person acquired wrongfully। देखिए यहाँ पे इस सेक्शन में दो शब्द दिए गए हैं। वो दो शब्द क्या कहते हैं? रिटेन wrongfully और acquired wrongfully। यानी कि कोई भी अगर गेन कर रहा है तो रिटेन कर रहा है किसी और की चीज, यानी कि ये मेरा पेन है तो कोई ए नाम का व्यक्ति अगर इस पेन को लेके जा रहा है तो रिटेन करके रख रहा है अपने पास, यानी कि वो अपने पास उस चीज को रख रहा है।
ठीक है। दूसरा शब्द आता है wrongfully acquired। जो कोई भी गेन कर रहा है वो wrongfully acquired कर रहा है। A person is said to lose wrongfully when such a person is wrongfully kept out of any property as well as when such a person is wrongfully deprived of property। देखिए wrongful gain में भी दो वर्ड्स थे और wrongful loss में भी दो वर्ड्स है, wrongfully written and wrongfully acquired। यहाँ पे शब्द है kept out and deprived। जिस किसी को भी रॉन्गफुली लॉस हो रहा है उस पर्सन को केप्ट आउट किया जाता है प्रॉपर्टी से, यानी कि बाहर निकाला जाता है प्रॉपर्टी से। उसका अधिकार है उस प्रॉपर्टी पर, उस चीज पर कि वो यूज करे, बिकॉज ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू दैट प्रॉपर्टी, बट उसको केप्ट आउट यानी कि दूर रखा जाता है प्रॉपर्टी से। ये मेरा पेन कोई ए नाम का व्यक्ति लेके गया, रॉन्गफुली लेके गया, अब मैं उसे पेन वापस मांग रही हूँ तो मुझे नहीं दे रहा है क्योंकि उसने रॉन्गफुली एक्वायर्ड कर लिया है, रॉन्गफुली रिटेन करके रखा है। तो ये एक वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा वर्ड है डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड मीन्स वंचित रखना, जो कि लीगली एंटाइटल है उस चीज के लिए, उस प्रॉपर्टी के लिए, तो उस पर्सन को डिप्राइव्ड करके रखा जाता है, यानी कि वंचित करके रखा जाता है कि आप ये प्रॉपर्टी, आप ये चीज ना यूज करें बिकॉज हमने इस पर रॉन्गफुल पोजीशन करके रखा है। बस रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस इतना ही कहता है। लेकिन हमें एग्जाम के थ्रू अगर हम जाते हैं तो एग्जाम में क्या पूछते हैं, अगर प्री में आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। बेयर एक्ट में एक्चुअल में क्या दिया है वो आपको रिविजन उस पर होना ही चाहिए। तो अब मैं आपको यहाँ पे सिंपल ट्रिक बताने वाली हूँ। रॉन्गफुल गेन में कि कोई भी पर्सन किसी के प्रॉपर्टी से रॉन्गफुल गेन करता है तो वो लीगली एंटाइटल नहीं होता। दूसरी बात, जिसको भी रॉन्गफुल लॉस होता है वो लीगली एंटाइटल होता है। तो कोई भी गेनिंग रॉन्गफुली करता है वो पर्सन उस दूसरे पर्सन को, यानी कि जो कि लीगली एंटाइटल है, उसे उसकी प्रॉपर्टी रॉन्गफुली एक्वायर्ड कर लेता है और रॉन्गफुली रिटेन करके रखता है। तो जिस किसी को भी रॉन्गफुल लॉसिंग होता है तो वो पर्सन, यानी कि रॉन्गफुल गेन करने वाला पर्सन जो कि लीगली एंटाइटल है, उस पर्सन को केप्ट आउट कर देता है और डिप्राइव कर देता है। तो ये रहा हमारा सेक्शन 23 ऑफ। अब उसके बाद हम देखते हैं डिसऑनेस्टली। देखिए डिसऑनेस्टली भी जो सेक्शन है ये इसी से ही कनेक्ट है। सेक्शन 24 डील्स विद डिसऑनेस्टली। हूएवर डज anything with the intention of causing wrongful gain to one person or causing loss to another person is said to do that thing dishonestly। मतलब अब तक हमने पढ़ा था कि wrongful loss क्या होता है और wrongful gain क्या होता है। यहाँ कह रहे हैं कि सेक्शन 23 में जो कुछ भी दिया है उसमें इंटेंशन होना बहुत जरूरी है, तभी डिसऑनेस्टली वो काम किया ऐसा माना जाएगा। हो सकता है बहुत बार ऐसा गलती से हो सकता है कि मैं किसी और की चीज को मेरी समझ के लेके जाती हूँ तो इसे रॉन्गफुल गेन नहीं कहा जाएगा। तो डिसऑनेस्टली में कहा गया है कि कोई भी पर्सन अगर रॉन्गफुल गेन करता है तो दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस होता है, लेकिन वहां पे इंटेंशन बहुत जरूरी है। इंटेंशनली किया हुआ काम होना चाहिए, मतलब गलत तरीके से रॉन्गफुली अनलॉफुली करना चाहिए, तभी ये ऑफेंस माना जाएगा। गलती से काम हो गया आपसे बाय मिस्टेक तो ये सेक्शन वहां पे लागू नहीं होगा। बाद हम आते हैं सेक्शन 25 पे। सेक्शन 25 डील करता है फ्रॉडुलेंटली। के बाद हम आते हैं सेक्शन 25 पे जो कि डील करता है फ्रॉडुलेंटली। A person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise। देखिए यहाँ कहा गया है कि कोई भी किसी के साथ अगर फ्रॉड किया है ऐसा माना जाएगा, तभी उसका इंटेंशन देखा जाएगा। ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति का पेन चुराया है, यहाँ पे देखा जाएगा कि उस व्यक्ति ने क्या सच में फ्रॉडुलेंटली उसके साथ ये ऑफेंस किया है, फ्रॉडुलेंटली एक्ट किया है। हो सकता है कि उसकी मिस्टेक भी हो। यहाँ पे स्ट्रिक्टली कहा गया है कि फ्रॉडुलेंटली उसी का कहा जाएगा जिसका इंटेंशन था फ्रॉड करने का, जिसका इंटेंशन था कि गलत तरीके से किसी को हर्ट करने का। विथ इंटेंट मतलब इंटेंशन होना ही चाहिए। आपका जो तरीका है करने का, आपके मन में सच में वो एक्ट आप जब कर रहे हैं, किसी की चीज ले रहे हैं या किसी का डिफॉर्मेशन कर रहे, तो आपके मन में क्या सच में उस चीज पे गलत भावना थी या नहीं, ये देखा जाएगा। इसके बाद वहां पे सामने एक लाइन दी है टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। हम जब हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं और पता नहीं अचानक से क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं था किसी का एक्सीडेंट करने का, लेकिन ये हो गया है, तो इसे फ्रॉड वगैरह नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लाइन सामने दी है कि बट नॉट अदरवाइज। नॉट अदरवाइज में आता है मिस्टेक्स वगैरह, जैसे कि मिस्टेक से अगर ये होगा तो ये उसमें इंक्लूड नहीं होगा।
सेक्शन 26 रीजन टू बिलीव। सेक्शन 26 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर आप कोई भी एक्ट ले लो, आपको वहां पे रीजन टू बिलीव ये वर्ड, ये लाइन आपको बार बार दिखाई देगी। लेकिन ये है क्या? देखिए, मैं पहले आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मुझे एक व्यक्ति आधी रात को हाईवे पे दिखाई देता है और जोर जोर से फोन पर बात कर रहा है। तो अभी मुझे एक डाउट हो सकता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है और ये कुछ क्रिमिनल एक्ट करने वाला है, लेकिन मुझे सिर्फ डाउट है। लॉ कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप डाउट के बिहाफ पर क्रिमिनल नहीं कह सकते हैं। रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि ये ऐसा ही है। अगर उसी व्यक्ति के पास बहुत बड़ी बंदूक मुझे दिखाई देती है और कुछ ऐसी बातें कर रहा है कि जो कि टेररिस्ट वगैरह करते हैं, तो मुझे रीजन टू बिलीव हो गया कि यार ये 90% तो सच ही है कि ये कुछ करने वाला है। तब जाके मैं किसी अथॉरिटी को बता सकती हूँ। अगर रीजन टू बिलीव लॉ में नहीं होता तो हर कोई व्यक्ति, हाँ मुझे इस पे डाउट है, इसने मेरी ये चीज चोरी की है, हाँ मुझे इस पे डाउट है, इसने मेरा डिफेमेशन किया है, ऐसे चीजों में डिस्प्यूट कम होने की जगह बढ़ जाते थे। तो इसलिए रीजन टू बिलीव डाला गया है। मैं और एक एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड के मैं पास गई तो वो बोलती है मुझे कि यार मेरी कल ही स्कूटी चोरी हो गई, यानी कि बाइक चोरी हो गई है, मैं बहुत परेशान हूँ। दूसरे दिन मैं मेरी दूसरी फ्रेंड के यहाँ पे जाती हूँ, वो उसके पास मुझे वैसी ही गाड़ी दिखती है, वैसी ही स्कूटी दिखती है जो कि मेरे पहले फ्रेंड के पास थी। हो सकता है कि इसने ही चुराई होगी इसकी स्कूटी। बाद में मैं सिर्फ मुझे डाउट होता है, तो डाउट लेके मैं पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकती, डाउट लेके मैं कोर्ट में नहीं जा सकती कि ये देखो मुझे तो ये डाउट है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैंने उससे पूछा कि यार तुमने कहाँ से खरीदी स्कूटी, ये वो, मैंने पूरी इंफॉर्मेशन निकाली और उसको बोला कि देखो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है क्या तुम्हारे पास, ऐसा मैंने सब इंफॉर्मेशन निकाली। इंफॉर्मेशन निकालने के बाद मुझे पता चलता है कि ये स्कूटी वो मेरी पहली फ्रेंड की ही है। तब मुझे रीजन टू बिलीव है और तब मैं पुलिस स्टेशन में जा सकती हूँ, FIR दर्ज कर सकती हूँ, कोर्ट में जाके मैं कंप्लेंट कर सकती हूँ। आइए हम रीड करते हैं बैरक की लैंग्वेज। Section 26 reason to believe. A person is said to have a reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise. आपको sufficient cause होना चाहिए बिलीव करने के लिए कि सच में यहाँ पे किसी और ने क्रिमिनल एक्ट यानी ऑफेंस किया है या नहीं, रॉन्गफुल एक्ट किया है या नहीं। तो आपको रीजन टू बिलीव मतलब कारण होना चाहिए, विश्वास पात्र होनी चाहिए आपकी ये हुआ है या नहीं। आप सिर्फ डाउट लेके किसी पर भी एलिगेशंस नहीं लगा सकते हो, बट नॉट अदरवाइज। इसका यही मीनिंग है कि डाउट लेके आप नहीं जा सकते। रीजन टू बिलीव कारण होना चाहिए कुछ ऐसा कि हम दूसरे पर एलिगेशन लगाए। अगर कोई भी महिला विवाहित है और 7 वर्ष तक अपने ससुराल में रहती है और बाद में उसकी अचानक डेथ हो जाती है, तो वहां पे शल प्रिज्यूम किया जाता है कि उस महिला की डेथ डाउरी डेथ होगी या डोमेस्टिक वायलेंस से होगी। तो यहाँ पे भी रीजन टू बिलीव 100% यूज किया जाता है कि जब केस कोर्ट के सामने आता है तो कोर्ट वही मतलब विश्वास रख लेते हैं कि यही होगा। सिर्फ हम डाउट पे काम नहीं चला सकते, हमें पूरा यकीन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तभी हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। और बिलीव होता है, कारण होता है, तो तभी हम किसी पे एलिगेशंस लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं IPC के फर्दर लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।